हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन डे टू डे लाइफ वी टेंड टू मेक स्टेटमेंट्स अबाउट अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट दिस वॉमिटिंग इज़ ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि बाई हम ये देखते हैं कि किसी चीज़ के होने के लिए कितना चांस है, किसी चीज़ का होने में कितना चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कितनी परसेंटेज में या कितनी फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को जो है वो हम जैसे गेस मारते हैं, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी. तभी कहा है कि इन डे टू डे लाइफ वी टेंड टू मेक स्टेटमेंट्स अबाउट अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स. मतलब कोई फ्यूचर इवेंट होने वाला है और हम उसको पहले गेस मारते हैं कि इसके जो चांसेस हैं वो 50-50 हैं या 90-10 हैं या 70-30% जो है वो प्रोबेबिलिटी है इस किसी पर्टिकुलर इवेंट के या किसी पर्टिकुलर चीज़ के होने की. तो उस एक चीज़ को जो है या उस चांस को या उस गेस को हम नाम देते हैं प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट दिस वॉमिटिंग. अब इसमें क्या है कि अभी हमने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, हमने कोई पूरी हिस्ट्री नहीं ली है, लेकिन हमारे पास जितनी नॉलेज है उस डिज़ीज़ के लिए कि ये वॉमिटिंग जो है वो किसकी वजह से हो सकती है, तो हम एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, एक हम गेस लगाते हैं कि चांस जो है फूड पॉइजनिंग का ज़्यादा है जिसकी वजह से ये वॉमिटिंग हो सकती है, तो दैट इज़ प्रोबेबिलिटी. द सक्सेस रेट ऑफ दिस सर्जरी इज़ 90%. मतलब कोई सर्जन जो है वो सर्जरी करने जा रहा है तो वो अपने पेशेंट को बता रहा है कि जो भी ये सर्जरी होगी उसकी जो सक्सेस रेट है दैट इज़ 90%. मतलब प्रोबेबिलिटी जो है इसकी सक्सेस होने की जो है वो 90% है. It is confirmed that a tubercular patient getting DOTS treatment will get cured for sure. तो हम किसी ट्यूबरकुलर पेशेंट को जो है हम ATT देते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देते हैं या डॉट्स देते हैं, तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, हम उसमें ये प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि श्योरिटी है कि ये जो है वो क्योर हो जाएगा. मतलब अभी हमें पता नहीं है कि वो क्योर होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम जो जितने भी इंस्टेंस है, जितने भी हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है या जितना हमें डॉट्स को आज तक जो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है, तो उसकी वजह से या उन एक्सपेरिमेंट्स को जो है देख के हम गेस लगाते हैं कि जो हम डॉट्स देंगे या जो हम ATT देंगे या जो हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देंगे उससे जो है वो ये डिज़ीज़ क्योर हो जाएगी. These statements expresses the degree of certainty of events. मतलब कोई भी इवेंट जो होने वाला है, फॉर एग्जांपल जैसे सर्जरी होने वाली है तो उसमें कितनी 90% सर्टेनिटी है कि ये जो है वो सक्सेसफुल रहेगी. These statements expresses the degree of certainty of events. The term probability is nothing but these certainties which are expressed in numerical format. तो ये जो है स्टैटिस्टिकली हम क्यों प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी ये सर्टेनिटीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये भी कह सकते थे कि ये सर्जरी जो है वो लगता है हमें सक्सेसफुल रहेगी, लेकिन हमने कहा कि 90% चांसेस हैं कि ये सक्सेसफुल रहेगी, या हमारा गेस है कि ये जो सर्जरी है वो 90% जो है वो सक्सेसफुल रहेगी. मतलब हमने एक उसको जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया. तो जब हम इन सर्टेनिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं तब हम इसको जो है वो स्टैटिस्टिकल फॉर्म में प्रोबेबिलिटी, उस गेस को या उस चांस को हम जो है वो प्रोबेबिलिटी कहते हैं. अब प्रोबेबिलिटी रैंडम एक्सपेरिमेंट. An experiment is called as random experiment if its exact outcome cannot be known in advance and we can repeat this experiment in identical condition. अब ये क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट? हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना कि रैंडमली कोई भी चीज़ उठा लो, है ना. तो रैंडमली उठाने का मतलब ये है, या रैंडमली एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये है कि हमें कोई पता नहीं कि इसका आउटकम क्या रहेगा. अब हम कोई न्यू ड्रग है जिसको हम लॉन्च करना चाहते हैं, हमने क्या किया कि रैंडमली सैंपल उठाया और उसके ऊपर सैंपल इंडिविजुअल्स लिए या पेशेंट्स लिए, उनके ऊपर जो है वो ड्रग का ट्रायल किया. तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है? फर्स्ट थिंग कि जो हमने पेशेंट लिए वो रैंडमली जो है वो सैंपल हमने लिया था, हमने कोई बायास नहीं रखा, हमने जो है वो
कोई उसमें जो है प्री रिक्वेसाइट नहीं थी कि हमने यही पेशेंट्स लेने हैं, ये पर्टिकुलर नेम के ये पेशेंट लेने हैं। हमने यस किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए लेकिन रैंडमली पेशेंट उठाए, तो उसमें हमें पता ही नहीं था कि आउटकम क्या रहेगी एडवांस। तो उस एक्सपेरिमेंट को जब हम उस आइडेंटिकल कंडीशंस में करते हैं तो हम उनको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में देखें, टॉसिंग ऑफ कॉइन। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है कि कॉइन में दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। लेकिन जब हम उसको जो है वो टॉस करते हैं तब हमें बिल्कुल नहीं पता, हम उसको जो है एडवांस में नहीं पता कर सकते कि इसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो दैट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल इज़ वी कैन सी इन दैट। थ्रोइंग ऑफ डाइस, जैसे डाइस होता है, अगर हम देखते हैं कि जैसे सांप-सीढ़ी में हमारे पास डाइस रहता है तो 1 से 6 तक वैल्यू आ सकती है। तो जब हम उसको थ्रो करते हैं तो हमें बिल्कुल नहीं पता कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, उनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। तो उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद आता है ट्रायल एक्सपेरिमेंट। परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कॉइन को जो है वो टॉस किया, तो हम वो ट्राई कर रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में या इस टॉसिंग में जो है एक अगर हम देखे जाए तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हम जो है वो टॉसिंग ऑफ कॉइन में करते हैं कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। वैसे अगर हम ड्रग को लेके देखें तो हमने कोई ड्रग दी, तो हमने पर्टिकुलर पेशेंट्स पे उसको देखा, तो हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की, एक ट्रायल किया कि इसकी या तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी या कहीं मिडवे होगी या जो बहुत ही पुअर होगी। तो एक रैंडम ट्रायल है वो। अब नेक्स्ट आता है, कुछ एक टर्म्स हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो आगे हमारे काम आएंगी। सैम्पल स्पेस, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। are known as sample space of experiment and it is denoted by symbol omega। तो आपको ये याद रखना है कि जो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस का मतलब रहता है, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, तो हमने 10 बार कॉइन को टॉस किया, तो जो 10 बार कॉइन को टॉस करना था, इससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता कि उसमें जो है वो हेड है आया है या उसमें जो है वो टेल आया है। लेकिन जो हमने उसको 10 बार जो है या 10 बार जो हमने उसको टॉस किया, दैट इज़ सैम्पल स्पेस ऑफ एन दैट एक्सपेरिमेंट, और इसको हम डोनेट करते हैं ओमेगा से। तो मतलब जितने भी एग्जीक्यूशन हमने 10 टाइम्स जो एग्जीक्यूशन की उसको हम कहेंगे सैम्पल स्पेस। अब आता है इवेंट। द आउटकम्स एंड combinations of outcomes are known as events and are denoted by capital letters A, B, C, etc. तो इवेंट्स का मतलब है कि आउटकम्स, मतलब हमने जो टॉसिंग ऑफ द कॉइन किया उसमें क्या आउटकम्स रही। फॉर एग्जांपल 5 बार जो है वो हेड आया, 5 बार जो है वो टेल आया, तो वो क्या थे, इवेंट्स थे। मतलब 5 बार जो है वो हेड इवेंट हुआ, 5 बार जो है वो टेल इवेंट हुआ। लेकिन हम इन दोनों 5 को इकट्ठे मिला दें तो 10 बार हमने उसको टॉस किया, दैट इज़ सैम्पल स्पेस। तो इसका मतलब क्लियर है कि इट इज़ क्लियर दैट द इवेंट्स आर सबसेट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। बिल्कुल, मतलब हमने सैम्पल स्पेस मतलब टॉसिंग ऑफ 10 टाइम्स किया, उसमें हमारे पास 3 बार जो है वो हेड आया और बाकी टाइम्स जो है हमारे पास टेल आया 7 टाइम्स, तो वो जो थे हमारे इवेंट्स थे। ठीक है, मतलब हेड इवेंट जो है वो 3 बार हुआ और टेल इवेंट जो है वो 7 टाइम्स हुआ। अब आता है टाइप ऑफ इवेंट्स। आगे जब हम मैथमेटिकली देखेंगे, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी देखेंगे, उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है टाइप ऑफ इवेंट्स। तो सबसे पहले ये 2 सिंबल हैं जिसका हमें पता होना चाहिए। अगर ये सिंबल इस तरह से है तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, और अगर ये सिंबल इस तरह से है तो हम इसको कहते हैं यूनियन। ये याद रखा जाए आगे तक। तो सबसे पहले आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। 2 or more events are called mutually exclusive events if they have no sample point in common। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल वॉर एंड पीस, तो ये मैंने ऊपर कहा था कि ये देखें आप इंटरसेक्शन।
these cannot happen simultaneously. फॉर एग्जाम्पल या तो पीस होगा या तो वॉर होगा, दोनों एक टाइम पे नहीं हो सकते, तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अब इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने टॉसिंग ऑफ कॉइन किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. बहुत कम चांसेस हैं, या अगर हम बाय लॉ देखें, बाय रूल देखें, तो या तो हेड आना चाहिए या टेल आना चाहिए. मिडवे में अगर कुछ आता है उसको हम नहीं काउंट करते हैं. तो या तो हेड है, इट मीन्स कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, उनमें से कोई एक ही आ पाएगा, दोनों नहीं आ पाएंगे. तो दैट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो अब मान लो वॉर है एंड पीस है, तो मतलब या तो वॉर होगा या तो पीस होगा. अब इसका मतलब अब कोई एक ही हो सकता है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ज़ीरो. हमेशा याद रखना कि इंटरसेक्शन का मतलब, जैसे दो चीज़ें इंटरसेक्ट करती हैं ना एक दूसरे को, बिल्कुल वही मतलब जो है वो इंटरसेक्शन का रहता है. मतलब दिस वैल्यू, मतलब ए हमने मान लिया वॉर है, बी हमने मान लिया पीस है, तो ए हैपन हुआ, उसके बाद उसके साथ जो है बी हैपन हुआ साइमल्टेनियसली, तो उसने जो है वो इंटरसेक्ट किया. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में, क्योंकि हमने क्या कहा, नो पॉइंट इज़ इन कॉमन, मतलब एक भी पॉइंट जो है उसमें कॉमन नहीं रहेगा. या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो वॉर होगा या तो पीस होगा. तो उसमें इंटरसेक्शन होने का, एक दूसरे के ऊपर जो है वो उनको एक दूसरे को जो है इंटरसेक्शन करने का जो है वो कोई चांस ही नहीं है इसमें. तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. तो ए इंटरसेक्शन बी, तो आगे के लिए भी याद रखेंगे कि इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन. और जो इंटरसेक्शन है, अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए देखें तो इक्वल टू ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा. एक कॉमन पार्ट हमें इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो एक हैपन होगा या तो दो होगा. कभी भी हमें हेड या टेल इकट्ठे नहीं मिलेंगे. वॉर और पीस हमें इकट्ठे नहीं मिलेगा. तो दीज कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली. अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. Complementary events are two events that exist such that one event will occur if and only if the other does not takes place. इसको बिल्कुल भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. आई विल एक्सप्लेन यू. फॉर टू इवेंट्स टू बी क्लासिफाइड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, दे मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. द सम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मस्ट बी इक्वल टू वन. अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल, रेनिंग और नॉट रेनिंग. देखो, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे उसी को ही हम कह सकते हैं कि ये जो हैं, मैं ये नहीं बिल्कुल भी कह रही कि जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एक्सक्लूजन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑल्सो. और इसमें क्या है, एग्जॉस्टिव. अभी मैं आगे बताऊंगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव इन दिस. और इसमें मैंने एक और चीज़ बताई कि उधर अगर आप इंटरसेक्शन देखते तो ज़ीरो था, लेकिन इसमें द सम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मस्ट बी इक्वल टू वन. क्यों? रेनिंग और नॉट रेनिंग, तो मतलब या तो रेन होगी या तो नहीं होगी. लेकिन हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को? जो एक है वो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. देयर इज़ 70% चांस दैट इट विल नॉट रेन. अब देखो, ये कोई दो चीज़ें नहीं हैं, रेन एक ही चीज़ है, हेड और टेल अलग अलग चीज़ थी. और अगर आप देखें तो इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूजन भी है. क्यों? जब रेन हो जाएगी तो वो एक्सक्लूड कर देगी नॉट रेनिंग को, और अगर नॉट रेनिंग होती है तो वो एक्सक्लूड कर देगी रेनिंग को. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हेड या टेल है, दो बिल्कुल डिफरेंट ही इवेंट्स हैं. तो मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो इसमें इंक्लूड हो सकता है. मतलब 70% चांसेस हैं. ऐसा नहीं है कि या तो हेड ही आएगा या तो टेल ही आएगा, या तो रेन ही होगी या नहीं होगी. हम एकदम से नहीं कह सकते, प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये.
उसमें हम कह सकते थे कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। इसमें हमें ऐसे कहना, हम बादल देखेंगे, हम तूफ़ान देखेंगे, उसको देख के कहेंगे कि लगता है कि 90% चांसेस हैं कि रेनिंग होगी, या 70% चांसेस है कि रेन होगी, लेकिन बाकी के 30% जो है वो नॉट रेनिंग के फेवर में है। ठीक है, लेकिन अगर वो 70% हो जाता है तो मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। जैसे इसमें है, अगर आप देखें तो ये सारा का सारा पार्ट जो है 70% जो है वो रेनिंग है, और एक छोटा सा पार्ट जो है 30% वो नॉट रेनिंग है। तो दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स इज एक्सॉस्टिव इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट अक्कर। ठीक है, मतलब एग्जॉस्टिव इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें वन ऑफ देम मस्ट अक्कर, होना ही चाहिए। या तो रेनिंग होगी या नॉट रेनिंग होगी, तो मतलब उनमें से एक होगा ही होगा। तो यह है एक ही इवेंट है, लेकिन वो दो टाइप से हो रहा है, या तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो एक्चुअल में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, उसमें क्या था, दो डिफरेंट चीज़ें थी, हेड था या तो टेल था हमारे पास। We can say that all the possible events in a sample space of an experiment constitute exhaustive events। मतलब जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं, मतलब कोई इवेंट हो जाना, या ए आ जाना, या बी आ जाना, या सी आ जाना, या रेन हो जाना, या नहीं रेन हो जाना, वो है मतलब जो पॉसिबिलिटी जिस इवेंट की है। ठीक है, वी कैन से दैट ऑल द पॉसिबल इवेंट्स। अब हमें ये वर्डिंग समझनी पड़ेगी कि जितने भी पॉसिबल इवेंट हैं, चाहे वो हेड है या टेल है, जिसकी पॉसिबिलिटी है होने की, इन अ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मैंने आपको बता दिया है कि कितनी बार हम वो इवेंट करते हैं, ये नहीं कि कौन सा इवेंट उसमें हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स है वो हम उसमें करते हैं। द सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कॉन्स्टिट्यूट exhaustive events. For mutually exclusive events, rolling of a dice and getting a 3 or a 5, this cannot occur at the same time। मतलब 3 और 5 एक टाइम पे कभी भी नहीं आ सकते अगर हम डाइस को रोल करते हैं। जो सांप-सीढ़ी वाला डाइस रहता है, उसकी बात हो रही है। जब हम उसको रोल करते हैं तो क्या चांस है, या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा, या 3 आएगा या 4 आएगा। वैसे ही फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, रोलिंग ऑफ अ डाइस एंड गेटिंग अ नंबर दैट इज आइदर 3 और नॉट 3। अब इसको समझें, या तो 3 आएगा या तो नहीं आएगा, है ना। कोई पर्सन है जिसके एंड में उसको सिर्फ 3 चाहिए, तो उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देखेंगे। मतलब या तो उसको 3 आएगा या तो नहीं आएगा, हमें कोई मतलब नहीं कुछ और है। लेकिन अभी तक जो है वो हर नंबर अगर उसको मायने रखता है, मान लो उसको अभी वो 20 पॉइंट्स पीछे है मेन डेस्टिनेशन से, तो उसको हर नंबर जो है वो मायने रखेगा। तो रोलिंग उस टाइम जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा या तो 4 आएगा, या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा, वैसे है। लेकिन अगर किसी को चाहिए ही लास्ट में 3 पॉइंट, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। क्यों? क्योंकि रोलिंग ऑफ अ डाइस हम क्या करेंगे, या तो 3 आएगा या तो 3 नहीं आएगा। अब शायद इस एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और इसमें आप कह सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो इवेंट्स हैं उसमें रहता है। These events are complementary because one is opposite of other। ठीक है, इसको एक और क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होना एक चीज़ का या नहीं होना। कोई दो चीज़ें नहीं है, जैसे इसमें 3 और 5 थे, इसमें हमारे पास एक ही चीज़ है, तो मतलब या तो होगी या तो ऑपोजिट होगा, नहीं होगी। तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब इसके बाद आते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। एन इवेंट विच डज नॉट contain any sample point from sample space is known as impossible event। Probability of occurrence is 0। For example, getting 7 in dice on throwing। अब देखो, अगर आप वो डाइस को थ्रो करते हो तो उसमें 6 तक पॉइंट रहते हैं, तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें 7 पॉइंट्स चाहिए तो उसमें 7 कभी भी नहीं आएगा, तो दैट इवेंट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है, 0 है। मतलब उसको पूरे सैम्पल स्पेस में एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो डजंट कंटेन एनी सैम्पल पॉइंट फ्रॉम सैम्पल स्पेस।
नेक्स्ट आता है श्योर इवेंट, एन इवेंट विच कंटेन्स all the sample points from the sample space, event which always happens. Probability of sure event has value 1. For example, it is a sure event to obtain a number between 1 and 6 when rolling an ordinary dice. जब हम एक डाइस को रोल करते हैं तो पॉसिबिलिटी है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो श्योर इवेंट है कि कोई ना कोई नंबर 1 से 6 के बीच में आएगा ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो रोलिंग जो है वो ऑफ डाइस में 1 से 6 तक कोई भी पॉइंट इसमें आ सकता है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट इवेंट, व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ when the probability of occurring of one event does not affect the probability of the other event. Very very important. तो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपिंग अ कॉइन और रोलिंग अ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और टेल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है कि हेड जो है वो कुछ नहीं कर सकता टेल के आने के लिए, या टेल कुछ भी नहीं कर सकता हेड के आने के लिए। जो आना है वो आना ही आना है, मतलब 50% हेड आ सकता है, 50% टेल आ सकता है। दोनों में कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी, या दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे कि टेल जो है वो अफेक्ट करेगा हेड के आने को या हेड अफेक्ट करेगा टेल के आने को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी रहता है। तो इसमें क्या होता है, पी, अब मैंने पीछे आपको 2 चीज़ें बताई थी, वन इज़ इंटरसेक्शन एंड वन इज़ यूनियन। तो इसमें जो इंटरसेक्शन रहेगा वो प्रोडक्ट होगा दोनों का, क्योंकि इंडिपेंडेंट है वो। तो जो इवेंट्स होंगे द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ होता है ये। तो मतलब जो इंटरसेक्शन होगा वो पी ए इंटू पी बी रहेगा, दैट इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मतलब ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे की पॉसिबिलिटी को। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।